कहानी की शुरुआत होती है एक लेजेंडरी CIA स्नाइपर ब्रैंडन को दिखाते हुए, जिसकी अभी अभी ब्राजील के एक इलाके कोस्टा वेर्डे में लैंडिंग हुई है। जैसे ही ब्रैंडन एयरपोर्ट पर कदम रखता है, खुद वहां का कमांडर मोडिस उसके स्वागत के लिए सामने आ खड़ा होता है और फिर बिना एक भी पल गंवाए वो ब्रैंडन को एक बेहद जरूरी मीटिंग के लिए सीधे अपने सीक्रेट बेस की तरफ ले जाने लगता है। सफर में मोडिस अकेला नहीं था, उसके साथ उसके दो भरोसेमंद साथी डियाज और नादिया भी मौजूद थे। रास्ते में ही ब्रैंडन को उस खतरनाक मोहरे की फाइल थमाई जाती है जो इस वक्त उनका सबसे बड़ा टारगेट है। नाम है कोवालोव, जो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक ऐसा शातिर और खुखार हथियारों का सौदागर है जिसकी पहुंच सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों और ऊंचे अफसरों तक से जुड़ी हुई है। और इसी वजह से कोवालोव कानून की गिरफ्त से हमेशा बच निकलता है और पूरे शहर के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। तभी मोडिस ब्रैंडन को अपने बारे में खुलकर बताता है। वो बताता है कि वो फीनिक्स नाम के एक बागी संगठन का कमांडर है और इस संगठन को बनाने का मकसद सिर्फ एक है, कोस्टा वेर्डे में शांति बनाए रखना और शहर की पीठ में छुरा घोंपने वाले गद्दारों को चुन चुन कर ठिकाने लगाना। बातचीत के बीच ही ब्रैंडन फीनिक्स के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहीं ब्रैंडन के मन में एक सवाल था कि मोडिस ने इस मिशन के लिए सिर्फ उसी को क्यों चुना। मोडिस मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि इस मिशन के लिए ब्रैंडन जैसा सटीक निशाना किसी और का नहीं है। दोनों की बातचीत के बीच वहाँ एक ऐसा शख्स आता है जिसे ब्रैंडन बहुत अच्छे से जानता था, जिसका नाम है रोजी। दरअसल रोजी और ब्रैंडन पिछले मिशन में एक साथ थे जहां उनकी दोस्ती हुई थी। मोडिस दोनों पुराने दोस्तों को आपस में बातचीत करने और बाकी के साथियों से मिलने को कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद रोजी ब्रैंडन को बेस का चक्कर लगवाते हुए उनके टारगेट कोवालोव के बारे में कुछ और राज खोलता है। वो बताता है कि कमांडर मोडिस एक सच्चे देशभक्त हैं जिन्हें देश के बड़े अधिकारी भी बहुत इज्जत देते हैं और कोवालोव को पकड़ने का ये मिशन खुद मोडिस ने ही डिजाइन किया है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से कोवालोव के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, लेकिन हर बार वो बाल बाल बच निकलता है। वहीं इस मिशन को अंजाम देने के लिए मोडिस ने सिर्फ ब्रैंडन को ही नहीं बल्कि कुछ और भी खतरनाक स्नाइपर को चुना है, जैसे अनेल, छोटे बालों वाली एक जाबाज लड़की और दो भाई बहन हेरा और हिलो, जिन्हें सब ट्विन एक्स यानी जुड़वा कुल्हाड़ी के नाम से जानते हैं, और बाकी दो तो वही थे जो ब्रैंडन को रिसीव करने आए थे। रोजी ब्रैंडन के बारे में भी सबको बताता है कि कैसे ब्रैंडन ने पिछले मिशन के दौरान 2 किलोमीटर दूर से भी सटीक निशाना लगाया था। 2.4 kilometers, impossible. इसी बीच वहां कमांडर मोडिस एक जूनियर स्नाइपर को लेकर आता है जिसका नाम है ताबो। मोडिस कहता है कि वो चाहता है कि ब्रैंडन खुद ताबो को गाइड करे और उसे स्नाइपिंग की बारीकियां सिखाए। ऐसा नहीं था कि ताबो का निशाना खराब था या उसकी स्नाइपिंग में कोई दिक्कत थी, बस उसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई थी, यानी उसने कभी पट से हेडशॉट नहीं लगाया था। मिशन की कामयाबी के लिए मोडिस चाहता था कि ताबो ब्रैंडन की छत्र छाया में रहकर उसी की तरह पक्का खिलाड़ी बन जाए। इसके बाद टीम सेट होने के बाद मोडिस सभी को 3 ग्रुप्स में बांट देता है और एक खास कमरे में ट्रेनिंग शुरू की जाती है। ये कमरा हूबहू विलेन कोवालोव के ठिकाने जैसा बनाया गया था, ताकि जब टीम असली मिशन के लिए निकले तो उन्हें वहाँ सब कुछ जाना पहचाना लगे और कोई बड़ी गड़बड़ ना हो। मोडिस सबको बारीकी से सब कुछ अच्छे से समझा देता है और टीम का कमान ब्रैंडन के हाथों सौंप देता है। थोड़ी देर में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ब्रैंडन ताबो को लेकर फील्ड में जाता है ताकि उसकी काबिलियत को परख सके। Nicely done. ताबो के लगातार सटीक निशाने देखने के बाद ब्रैंडन खुश तो होता है, लेकिन वो जानता था कि असली खेल स्नाइपर चलाने का नहीं बल्कि दिमाग का है। इसलिए वो ताबो को मानसिक रूप से मजबूत होने की सलाह देता है। यहाँ पर ताबो भी ब्रैंडन को अपने बारे में खुलकर बताता है कि उसके दादाजी और पिताजी भी एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने मिशन में अपनी जान गंवा दी, और ताबो भी ठीक अपने दादाजी और पिताजी की तरह देश की सेवा करना चाहता है। खैर, समय तेजी से भाग रहा था क्योंकि मिशन पर निकलने के लिए अब आखिरी के कुछ ही घंटे बचे थे। कमांडर मोडिस अपनी पूरी पलटन को एक जगह इकट्ठा करता है और एक ऐसा जोशीला भाषण देता है जिससे सबके खून में उबाल आ जाए। लेकिन ब्रैंडन के दिमाग में अभी भी एक बात खटक रही थी, जिसके बाद वो सीधे मोडिस के पास जाता है और पूछता है, कमांडर, आप कोवालोव के पीछे कई सालों से पड़े हैं और आपके अंदर ये जो जुनून है इसकी असली वजह क्या है? क्या ये केवल देशभक्ति है या फिर कोई पुरानी दुश्मनी? क्योंकि एक लीडर होने के नाते आप अपनी जान जोखिम में डाले बिना घर बैठे भी अपने लड़कों को कोवालोव को खत्म करने का हुक्म दे सकते थे। मोडिस इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहता। मोडिस से बात करने के बाद ब्रैंडन ताबो की असली काबिलियत देखने के लिए उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है। सामने थोड़ी दूर पर एक गार्ड खड़ा था। ब्रैंडन ताबो को उसे शूट करने का ऑर्डर देता है। ताबो घबराकर पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन है और उसे क्यों मारना है। इस पर ब्रैंडन उसे कड़क आवाज में समझाता है, एक स्नाइपर कभी सवाल नहीं करता ताबो। जब कमांडर का ऑर्डर मिल जाए तो चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, ऑर्डर को फॉलो करना। ताबो ये सुनकर बिना कुछ पूछे कांपते हाथों से
अपने टारगेट को शूट करने के लिए जैसे ही ट्रिगर दबाता है तो उसे पता चलता है कि स्नाइपर में तो बुलेट ही नहीं है। दरअसल ब्रैंडन देखना चाहता था कि क्या ताबो शिकार कर पाता है या नहीं। इसके बाद ब्रैंडन मुस्कुराता है और कहता है कि तुम इस टेस्ट में पास हो गए हो क्योंकि तुमने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया है। इसके बाद जैसे ही दोनों बेस पर लौटते हैं, रोजी उनका स्वागत करता है और उन्हें तुरंत तैयार होने को कहता है क्योंकि अब वो समय आ चुका है जिसका सबको बेसब्री था और उनके पास टाइम भी बहुत कम था और कुछ ही मिनटों में वो सब उस दुश्मन कोवालोव को ढेर करने के लिए निकलने वाले थे जिसे पकड़ना अब तक नामुमकिन रहा था। और अब शुरू होता है असली खेल। कुछ ही देर में मोडिस और उसकी पूरी पलटन कोवालोव के ठिकाने पर धावा बोल देती है। जैसा कि प्लान था, तीनों टीमें अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेती हैं। ताबो और ब्रैंडन को बेस के बाहरी हिस्से की कमान मिलती है जहां वो पहाड़ी के ऊपर से दूरबीन लगाकर गार्ड्स पर नजर रख रहे थे। ब्रैंडन यहाँ भी ताबो की काबिलियत परखते हुए उससे पूछता है कि तुम सबसे पहले किसको शूट करोगे। ताबो बताता है कि वो पहले उस मोटे गार्ड को मारेगा क्योंकि वो अलार्म के बिल्कुल करीब है। दूसरी तरफ बाकी की दोनों टीमें गटर के रास्ते रेंगते हुए अंदर की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही रास्ता साफ होता है, मोडिस ब्रैंडन को आगे का काम करने का ऑर्डर दे देता है और ये रहा ब्रैंडन और ताबो की स्नाइपिंग। Execute. Fire. सभी गार्ड्स को खामोश करने के बाद मोडिस और उसके जाबाज गटर से बाहर निकल आते हैं। वहां से वो तुरंत दो गुटों में बंट जाते हैं। एक टीम बैकअप संभालती है और दूसरी सीधे कोवालोव के चेंबर की तरफ बढ़ती है। यहाँ ट्विन एक्स अकेले ही उन सभी गाड़ियों के टायर पंचर कर देते हैं जिनका इस्तेमाल कोवालोव भागने के लिए कर सकता था। दूसरी तरफ अनेल और डियाज कमांडर मोडिस से आगे निकल जाते हैं ताकि मोडिस के लिए रास्ता साफ किया जा सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोडिस एक दूसरे रास्ते से जा रहा था कि अचानक उसका सामना कुछ गार्ड से हो जाता है। मोडिस अकेले ही उन्हें मौत के घाट उतारने लगता है, लेकिन एक गार्ड जान बचाकर भागता है और मोडिस उसका पीछा करते हुए सीधे विलेन कोवालोव के सामने जा पहुंचता है। कोवालोव का सामना अब सीधे मोडिस से था। हालांकि कोवालोव के साथ सिर्फ उसका एक असिस्टेंट था, फिर भी वो दोनों किसी तरह मोडिस को चकमा देकर अंदर एक खुफिया रास्ते से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कोवालोव बाहर भागने के बजाय उस सीक्रेट रूम में जाता है जहां उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार छुपा रखा था, ग्रिम रीपर, जो कोई मामूली बम या गन नहीं बल्कि एक ऐसा खतरनाक किलर डिवाइस था जिसके दायरे में आने वाले किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन था। जब मोडिस और उसकी बाकी टीम बिल्डिंग के अंदर कोवालोव को चारों तरफ से घेर लेती है तो कोवालोव बिना सोचे उस विनाशकारी सोनिक मशीन का बटन दबा देता है। मशीन चालू होते ही एक जोरदार तरंग उठती है। जो लोग मशीन के पास थे उनकी तो हालत खराब होती ही है, लेकिन जो लोग बेस से काफी दूर थे उन्हें भी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई छोटा मोटा भूकंप आया हो। उस झटके के महसूस होते ही बाहर मौजूद टीम के बाकी लोग तुरंत अपने कमांडर की हालत देखने के लिए अंदर भागते हैं। अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। कोवालोव को जिंदा तो पकड़ लिया गया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। वो कमीनी मुस्कान के साथ हंस रहा था क्योंकि वो जानता था कि इस मशीन की खतरनाक तरंगों की चपेट में जो भी आया है वो बहुत जल्द तड़प तड़प कर मरने वाला है, यहाँ तक कि वो खुद भी। लेकिन इस बात से अनजान कमांडर मोडिस कोवालोव से मंत्रियों के साथ उसके अवैध धंधों के राज उगलवाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पूछताछ के बीच में ही अचानक मोडिस का सिर घूमने लगता है और फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। देखते ही देखते मोडिस के साथ साथ कोवालोव, उसका असिस्टेंट और बाकी के टीम के कुछ लोग उस डिवाइस के चपेट में आने से तड़प कर वहीं ढेर हो जाते हैं और अब पूरी पलटन में से अब सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे थे। रोजी, ताबो, ब्रैंडन, डियाज, अनेल और ट्विन एक्स में से एक बहन हेरा। आधे से ज्यादा साथियों को अपनी आंखों के सामने मरता देख पूरी टीम सदमे में थी। ऐसे नाजुक वक्त में बिना किसी की परमिशन का इंतजार किए लेजेंड स्नाइपर ब्रैंडन तुरंत टीम की कमान अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त उन बचे हुए 6 लोगों में सिर्फ वही एक ऐसा बंदा है जो बिना जज्बाती हुए एकदम होश में सोच सकता है। ब्रैंडन तुरंत बची टीम को 2 हिस्सों में बांटता है। वो हेरा, ताबो और अनेल को सुरंग के रास्ते से सुरक्षित निकलने का हुक्म देता है, जबकि ब्रैंडन, रोजी और डियाज वहीं रुकने का फैसला करते हैं ताकि वो उस शैतानी मशीन की जांच कर सकें जिसने उनके आधे साथियों को मार डाला। जांच में पता चलता है कि कोवालोव का ये हथियार दरअसल एक सुपर कंप्यूटर है जो सीधे इंसानी दिमाग के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। कुछ साल पहले जब उत्तर कोरिया ने इसका गुप्त एक्सपेरिमेंट करना चाहा था तो उनके 2 दर्जन सैनिक अचानक मर गए थे और दुनिया को बताया गया कि वो बीमारी से मरे, लेकिन असली कातिल यही मशीन थी। ब्रैंडन जानता था कि वो इस पूरे भारी भरकम सिस्टम को अपने साथ हेडक्वार्टर नहीं ले जा सकते, इसलिए वो डियाज से कहता
कहता है कि इस मशीन का सारा डेटा दुनिया की तमाम सरकारी खुफिया एजेंसियों को सैटेलाइट के जरिए भेज दिया जाए और डेटा ट्रांसफर होने के बाद इस मशीन को हमेशा के लिए उड़ा दिया जाए, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में लग गई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। डियाज कहता है कि सैटेलाइट से इतना भारी डेटा ट्रांसफर होने में बहुत वक्त लगेगा और तब तक दुश्मन की बैकअप आर्मी यहाँ उन पर हमला कर देगी। इस पर ब्रैंडन अपनी टीम के सामने एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला भाषण देता है कि बचे हुए मुट्ठी भर साथियों के खून में फिर से उबाल आ जाता है और जो लोग वहाँ से जाने की सोच रहे थे वो भी ब्रैंडन के जज्बे को देखकर मौत के मुंह में कूदने को तैयार हो जाते हैं और अपनी आखिरी सांस तक उस डेटा को प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हैं, जो कि बेहद जरूरी था, वरना इससे पूरी दुनिया एक बड़े खतरे में आ जाएगी। अब खेल करो या मरो का था। ब्रैंडन और उसकी टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है। सबसे पहले वो अपने बैकअप साथियों से मदद मांगते हैं। इसके बाद बेस में जितने भी बम और बारूद मौजूद थे उन्हें इकट्ठा करके उन सभी रास्तों पर लगा दिया जाता है जहाँ से दुश्मन की फौज अंदर आ सकती थी या जहाँ से उनके भागने की उम्मीद थी। जाल बिछाने के बाद सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। ब्रैंडन सीधा डियाज के पास सर्वर रूम में जाता है जो पसीने पसीने हुआ डेटा ट्रांसफर करने में लगा हुआ था। ट्रांसफर अभी सिर्फ आधा ही हुआ था और डियाज घबराहट के मारे कांप रहा था, क्योंकि दुश्मनों की टोली बहुत जल्द वहां आने ही वाली है। डियाज का ध्यान भटकाने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए ब्रैंडन उसे एक मोबाइल रिमोट थमाता है। ये वही रिमोट था जिससे पूरे बेस में लगे बम फटने वाले थे। ब्रैंडन कहता है, इस जगह को तबाह करने का आखिरी बटन तुम ही दबाओगे डियाज। इसके बाद ब्रैंडन ताबो के पास जाता है। ताबो का हौसला एकदम बुलंद था, इसलिए ब्रैंडन उसे बस पूरी तरह से चौकन्ना रहने को कहता है, क्योंकि तूफान कभी भी दस्तक दे सकता है। वहीं दूसरी ओर रोजी अनेल को हिम्मत दे रहा था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है और वो अपनी फैमिली से हमेशा के लिए बिछड़ सकते हैं। लेकिन रोजी अनेल से कहता है वो जरूर इस मिशन में कामयाब होंगे, बस फिलहाल उन्हें मिशन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर सेट हो जाते हैं और कुछ ही देर में दुश्मन की आर्मी की एंट्री होते ही ब्रैंडन वॉकी टॉकी पर अपनी बची हुई पलटन को जोश से भरा आखिरी संदेश देता है। तभी दुश्मन की गाड़ियों का काफिला गेट तोड़कर अंदर घुसता है, लेकिन हाँ, पहला ही बम फटता है और गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। डर के मारे दुश्मन के सैनिक गाड़ियों से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। यहाँ सभी लोग बिना देरी किए स्मोक बम फेंकना शुरू करते हैं जिससे उनका रास्ता रोका जा सके, जबकि ताबो और अनेल की जोड़ी अपनी बंदूकों से अकेले ही दर्जनों सैनिकों को सीधे ऊपर का टिकट कटा देती है। लेकिन लंबी लड़ाई के बाद जब गोलियां खत्म होने लगती हैं तो हेरा अकेले ही सैनिकों पर टूट पड़ती है। दुश्मनों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हेरा लड़ते लड़ते एक सूखे फाउंटेन के पास बुरी तरह घिर जाती है और अब वो निकालती है अपनी कुल्हाड़ी और अकेले उन सभी पर टूट पड़ती है। लेकिन तभी दुश्मन की ओर गाड़ियां आ जाती हैं, जो इस बार भारी हथियारों के साथ स्नाइपर ताबो को निशाना बनाने लगती हैं। ब्रैंडन जैसे ही देखता है कि ताबो और उसके साथी खतरे में हैं, वो खुद मैदान में उतरकर दुश्मनों को धूल चटाने लगता है। दूसरी तरफ अनेल की गन खाली हो चुकी थी। वो खाली हाथों से ही एक लेडी सैनिक से भिड़ जाती है, लेकिन वो लेडी भी एक एलीट सैनिक थी जो अनेल पर भारी पड़ रही थी और एक वक्त पर वो अनेल को मारने ही वाली थी। यहाँ तक कि अनेल का कान भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और पासा पलट कर रख देती है और उस लेडी सैनिक को मार गिराती है। इधर रोजी सर्वर रूम की तरफ भागता है ताकि देख सके कि डियाज ठीक है या नहीं, और जैसे ही वो गैलरी में पहुंचता है उसका सामना दुश्मन के सैनिकों से हो जाता है। एक लंबी और खतरनाक हैंड टू हैंड फाइट के बाद रोजी उन्हें ढेर कर देता है। तभी कुछ और सैनिक आते हैं, लेकिन इस बार रोजी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करके पल भर में उनका काम तमाम कर देता है। वहीं ब्रैंडन का भी सामना एक बेहद खतरनाक लेडी फाइटर से होता है। मुकाबला कड़ा था, लेकिन लेजेंड तो लेजेंड होता है। ब्रैंडन उसे भी मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद ब्रैंडन तुरंत डियाज को कॉल करके पूछता है, कितना हुआ डियाज? डियाज घबराती आवाज में कहता है, 98% हो गया है भाई, लेकिन मेरे कमरे की तरफ किसी के कदमों की आवाज आ रही है। ब्रैंडन उसे तुरंत गलियारे का बम रिमोट से उड़ाने को कहता है। इसी बीच रोजी जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता है, एक सैनिक सीधे उसके सीने पर गोली दाग देता है। खुशकिस्मती से रोजी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए वो बच जाता है और उस सैनिक को वहीं ढेर कर देता है। तभी डियाज का मैसेज आता है, अपलोड हो गया है। डेटा ट्रांसफर होते ही सब लोग मीटिंग पॉइंट की तरफ भागते हैं, लेकिन हेरा अभी भी बिल्डिंग के अंदर फंसी थी और उसी वक्त अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट भी कट जाती है। हेरा रास्ता देखने के लिए जैसे ही अपने थर्मल स्कोप को ऑन करती है, सामने मौत खड़ी थी। दुश्मन उसे संभलने का मौका भी नहीं देते और उसे वहीं ढेर कर देते हैं। ब्रैंडन जब वहां पहुंचता है तो हेरा की लाश देखकर उसका खून खौल उठता है और वो गुस्से में वहां बचे खुचे सैनिकों के चीथड़े उड़ाने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक छुपा हुआ सैनिक ब्रैंडन पर भी गोलियां चला देता है। ब्रैंडन उस सैनिक को
को तो मार गिराता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह जख्मी होकर ऐसे गिरता है मानो अब उसके बचने की कोई उम्मीद न हो। तभी वहाँ रोजी आता है और ब्रैंडन को सहारा देकर उठाता है। वहाँ ताबो और अनेल भी पहुंच जाते हैं। तभी पीछे से डियाज भी भागता हुआ आता है, लेकिन पता नहीं उसे मैप दिख नहीं रहा था या वो अंधा हो गया था। सामने दुश्मन होने के बावजूद वो सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ता है और दुश्मन डियाज को उड़ा देते हैं। मरने से पहले लहूलुहान डियाज वो रिमोट ब्रैंडन को थमा देता है। ब्रैंडन बटन दबाता है और एक जोरदार धमाके के साथ पूरा कंप्यूटर सर्वर रूम हवा में उड़ जाता है। सर्वर रूम तो तबाह हो गया, लेकिन अब भी दुश्मन के 1 दर्जन से ज्यादा सैनिक जिंदा थे और हमारी टीम के पास गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं। यहाँ ब्रैंडन और रोजी एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं और बची खुची गोलियों के साथ अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों से भीड़ जाते हैं, लेकिन दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब उनके सामने केवल मौत खड़ी थी। तभी अचानक कहानी में लकी एंट्री होती है फीनिक्स संगठन के बचे हुए बैकअप सैनिकों की। वो आते ही बाकी बचे दुश्मनों का सफाया कर देते हैं और इसी तरह आखिरकार इनका ये खतरनाक मिशन पूरा होता है। अब क्योंकि ब्रैंडन और रोजी ब्राजील के रहने वाले नहीं थे, इसीलिए मिशन पूरा होने के बाद वो वापस अपने देश लौटने का फैसला करते हैं। ताबो और अनेल उन्हें छोड़ने समंदर के किनारे तक आते हैं। वहाँ वो एक दूसरे को आखिरी अलविदा कहते हैं और हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द। बाय बाय।